हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 365 में। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की मिट्टियां। और मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में आज हम इस वीडियो में इतना कुछ सब कुछ जानेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी रटने की और समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलते हैं। मिट्टियां क्या है, यानी कि जो मिट्टी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में मिट्टियां पाई जाती हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां। तो मिट्टी क्या है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। क्लियर। जो पेड़ पौधे उगते हैं, जिस चीज में उगते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, तो वो मिट्टी होती है। और मिट्टी एक ऐसा तत्व है जिसमें पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, वह मिट्टी कहलाती है। धरातल की सबसे ऊपरी सतह में जो मिट्टी पाई जाती है वही सबसे उपयोगी मिट्टी होती है, बाकी उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, चट्टान और जीवांश के मिश्रण से यह मिट्टी बनती है। तो मिट्टी कैसे बनती है, तो चट्टान और जीवांश के मिश्रण से मिट्टी बनती है। जब बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटती हैं तो मिट्टी का रूप धारण करती हैं। और जीवाश्म से यहाँ पर संबंध है, जब कोई जीवाश्म सड़ जाता है, गल जाता है, तो मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाता है। तो उन दोनों के मिश्रण से मिट्टियां बनती हैं। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका है मिट्टियां क्या है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में ये 5 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार, तो मध्य प्रदेश में जो 5 मिट्टियां पाई जाती हैं वो उनमें से है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन के तौर पर जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम काली मिट्टी। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप एवं बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से आप संबंध रख सकते हैं, जैसे कि छनन से, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में यह जब टूटने लगी आग्नेय चट्टानें तो काली मिट्टी का निर्माण होने लगा। ठीक है। काली मिट्टी क्या है, तो काली मिट्टी में चूना एवं लोहे की मात्रा अधिक होती है और फास्फेट एवं जैव पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी होती है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मिट्टी में फास्फेट एवं जैव पदार्थ एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो जो कि फास्फेट है तो काली मिट्टी में सबसे कम पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। और इसमें लोहा एवं चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी है कि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। आपने कभी देखा होगा जब काली मिट्टी में हम जल डालते हैं तो सर्वाधिक मतलब तुरंत सूख जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। क्षारीय का मतलब इसका जो पीएच मान है वो कितना है, 7.5 से 8.5। अब यहाँ पर मैं आपको अम्ल के बारे में बता दूं और क्षार के बारे में। तो क्षार का मतलब ये है जब पीएच मान पर 7 से ऊपर कोई अंक आंका जाता है तो उसे क्षारीय कहा जाता है, और 7 से कम अंक आंका जाता है उसे अम्लीय कहा जाता है। ये मैं आपको साइंस की क्लास में पढ़ाऊंगा बाद में, इतना ही आपके लिए बेसिक काफी है। तो प्रकृति जो काली मिट्टी की है वो कैसी है, क्षारीय प्रकृति है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो कैसा है, 7.5 से 8.5 के बीच इसका पीएच मान है। क्लियर। इसके बाद बात करें, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कपास की खेती जो उगाई जाती है तो सर्वाधिक काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है सर्वाधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें चूना, लोहा और फास्फेट की कमी पाई जाती है, और चूना और लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। इसी कारणवश कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काली मिट्टी है, ये पूरी जो काली मिट्टी है
यहाँ से पूरा मध्य प्रदेश अधिकांश क्षेत्र में काली मिट्टी ही पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कि काली मिट्टी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं। काली मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहली है गहरी काली, दूसरी है साधारण काली, तीसरी है छिछली काली। छिछली काली आप देख सकते हैं नीचे है, और उत्तर में है यहाँ पर साधारण काली, और बीच में गहरी काली। तो इनके बारे में जानते हैं। गहरी काली नर्मदा सोन घाटी और मालवा व सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो गहरी काली मिट्टी है, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी, यहाँ से ही नर्मदा बहती है, यहाँ से मैकाल पर्वत श्रेणी से जब नर्मदा बहती है तो उसे नर्मदा सोन घाटी कहा जाता है। तो इसीलिए ही जो काली मिट्टी है तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। यहीं से जो यहाँ पर मालवा क्षेत्र है और सतपुड़ा यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर सतपुड़ा क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? गहरी काली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नर्मदा सोन घाटी और मालवा के सतपुड़ा क्षेत्र में भी पाई जाती है। इतना क्लियर दोस्तों। इसके बाद ऊपर बात करते हैं यहाँ पर साधारण काली मिट्टी की। तो साधारण काली मिट्टी मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। तो ये जो ऊपर जो केंद्र है, यहाँ से ये जो पूरा है यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है, तो ये साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसे क्या कहा जाता है? तो मालवा का पठार कहा जाता है। इसीलिए इसे साधारण काली का मुख्य केंद्र कहा जाता है। साधारण काली मिट्टी है उसका इसको मुख्य केंद्र कहा जाता है। ठीक है। इस मिट्टी की सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों? तो इस मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी अधिक होती है, और ये पहले से ही नमीदार जो मिट्टी होती है इसमें नमी पहले से ही रहती है, इसीलिए इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इतना क्लियर। साधारण काली मिट्टी के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं काली मिट्टी के तीसरे पार्ट की। तो काली मिट्टी में छिछली काली मिट्टी भी एक इसका प्रकार है। तो छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये नीचे सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यह मिट्टी मुख्यतः रूप से सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमने काली मिट्टी के बारे में जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाल एवं पीली मिट्टी की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में यह मिट्टी पाई जाती है, जिसे लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लाल एवं पीली मिट्टी कहा जाता है, जो कि मंडला, बालाघाट, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की खासियत क्या है दोस्तों? तो इस मिट्टी की जो विशेषता है तो वो ये है कि यह फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण पीली दिखाई देती है। पीली एवं लाल मिट्टी नाम से ही प्रदर्शित होता है कि यह पीली भी होती है और लाल भी होती है। तो पीली किस कारण होती है? तो पीली होती है फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका रंग पीला होता है। और लाल क्यों होती है? तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण यह लाल रंग धारण कर लेती है। क्लियर। इसका नाम है लाल एवं पीली मिट्टी। पीली क्यों है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण यह पीला रंग धारण कर लेती है, और लोहे के ऑक्सीकरण के कारण यह लाल रंग धारण कर लेती है। ये जो मिट्टी है लाल एवं पीली मिट्टी, यह किस क्षेत्र यानी कि किस सेल समूह से निर्मित है? तो यह गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। यह आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल एवं पीली मिट्टी किस सेल समूह से निर्मित है? तो यह गोंडवाना सेल समूह से निर्मित मिट्टी है, जिसमें लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका लाल रंग हो जाता है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। लाल एवं काली मिट्टी में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? लाल एवं काली मिट्टी में। इतना क्लियर। अब बात करते हैं इनके जैव पदार्थ की। तो इसमें लाल एवं पीली मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों? क्योंकि इसका जो पीएच मान है 5.5 से 8.5 के बीच होता है, जो कि अम्लीय से क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? जैव पदार्थों की कमी हो जाती है, क्योंकि अम्ल से क्षारीय प्रकृति में बदलना जो कि जीव होते हैं उनको हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए वो एक अलग ही परिवर्तन होता है। इसीलिए जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोहे का ऑक्सीकरण भी होता है यहाँ पर, और चूने की मात्रा भी होती है, जिससे जैव पदार्थों की हानि होती है। इसीलिए यहाँ पर जो कि लाल एवं पीली मिट्टी है बालाघाट, मंडला, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में,
उसमें चूने की अधिकता के कारण जैव पदार्थों की कमी होती है। इतना क्लियर। इसके बाद बात करते हैं यह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यह मिट्टी चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? यह मिट्टी चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में चावल सर्वाधिक होता है, लेकिन जो भारत में बात करें तो सर्वाधिक कटक में होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो कटक में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो लाल एवं पीली मिट्टी है, यह मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमने जाना कि लाल एवं पीली मिट्टी में क्या क्या फैक्ट हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू जो क्षेत्र है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर कछाड़ी मिट्टी भी स्थित है। ठीक है, पाई जाती है। तो यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों होती है वो हम आगे जानेंगे। जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कचहारों से होता है। तो इसका जो निर्माण है जलोढ़ मिट्टी का, वो कैसे होता है? तो जो नदियां बहती हैं उसके द्वारा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं और एक बड़े से क्षेत्र में बिछा दिए जाते हैं, एक किनारे पर कह सकते हैं हम। तो उस तरीके से निर्माण मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और इसमें सर्वाधिक उर्वरा शक्ति होती है, इसीलिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। यह मध्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि ये जो आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये मध्य भारत का क्षेत्र है। ठीक है, यह मध्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाती है। तो मध्य भारत के क्षेत्र में जो शामिल जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। तो ये 5 जिले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर शिवपुरी, ये मध्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट फैक्ट बताऊंगा मैं आपको कि यह मिट्टी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, मिट्टी हो गया है। तो यह मिट्टी है, यह मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जहाँ तक कि आपको पता हो कि जो जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और जो कि गन्ना है, गन्ना इसी क्षेत्र में सर्वाधिक उगाया जाता है। क्लियर। इस मिट्टी के जो कि यह मिट्टी है गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? इसकी प्रकृति उदासीन होती है। मैंने आपको पीएच मान का जो स्केल बताया कि 7 से ऊपर क्या होता है? क्षारीय होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है। लेकिन प्रॉपर जब किसी चीज का जो पीएच मान है, किसी भी अम्ल का या क्षार का जो पीएच मान है प्रॉपर 7 होता है तो उसे उदासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे उदासीन कहा जाता है। तो जो कि जलोढ़ मिट्टी है इसका जो प्रकृति है वो कैसी है? उदासीन है, यानी इसका पीएच मान कितना कह सकते हैं हम? 7 है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित मिट्टी के बारे में। तो मिश्रित मिट्टी जो कि लाल, पीली, काली की जो मिट्टी है इसके मिश्रण से बनी है और बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह मिश्रित मिट्टी है जो कि लाल, काली और पीली मिट्टी से, लाल, पीली और काली मिट्टी के मिश्रण से बनी है, जिसे मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। तो यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको तुरंत ऑप्शन देना है, आंसर देना है दोस्तों कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जो मिश्रण है वो किस किस का है? लाल, पीली और काली मिट्टी का इसमें मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन और फास्फेट जैसा कि उसमें होता है, मैंने आपको बताया कि जो काली मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो मिश्रित मिट्टी में काली मिट्टी का भी तो स्वरूप है पहले से ही, मिश्रित मिट्टी में काली मिट्टी का पहले से ही मिश्रण है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। जहाँ तक कि आपको पता हो, मैंने आपको बताया है कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और जो कि मिश्रित मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको ऑप्शन में आंसर टिक कर देना है कि मिश्रित मिट्टी मोटे अनाजों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि कछारी मिट्टी
के बारे में आप, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कछारी मिट्टी के बारे में चर्चा करें तो इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। इस लाइन का मतलब है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ लाए गए जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं एक क्षेत्र में बिछा देते हैं। मैं पहले बताया आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो जलोढ़ मिट्टी का भी कुछ ऐसा ही वो होता है प्रोसेस कि जलोढ़ मिट्टी भी इसी तरीके से एकत्रित होती है और कछारी मिट्टी भी इसी तरीके से एकत्रित होती है। इसका जो क्षेत्र है वो सेम है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में यह पाई जाती है और यह गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं मट्टी के यानी कि मिट्टी के अन्य तथ्यों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सर्वाधिक बड़ी समस्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मृदा अपरदन मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह कुछ ज़्यादा ही है। क्यों है? क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। जैसे कि आपको पता हो कि चंबल नदी गली का निर्माण करती है। गली का निर्माण जब होता है दोस्तों, जब किसी नदी में अधिक तेज बहाव से पानी बहता है और वह मिट्टी के चट्टानों को काटकर मिट्टी साथ ले जाकर आगे छोड़ देती है अन्य क्षेत्रों में, और वहाँ की मिट्टी किसी दूसरे क्षेत्र में छोड़ देती है, तो वहाँ पर मिट्टी की कमी हो जाती है। इसीलिए इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। और यह किसका निर्माण करती है? गली का निर्माण करती है। यह किसके द्वारा होता है? तो चंबल नदी के द्वारा होता है। अब बात करते हैं मिट्टी का अपक्षरण। मिट्टी का अपक्षरण या आप कह सकते हैं मिट्टी का अपरदन। जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? जब किसी एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी तो जिस स्थान पर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो वहां पर कृषि कैसे होगी? आप कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों। तो इसीलिए इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।